मोस्ट वेलकम बैक आवर मैराथन। आज हम इस मैराथन में ये क्या बोलते हैं इन्वायरमेंटल का मतलब क्विक रिवीजन देख रहे हैं, जिसमें पार्ट 2 है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 60-65 क्वेश्चन है, कंटिन्यू ख़त्म करेंगे इस रिकॉर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉलर जॉइंट। ये जॉइंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कॉलर जॉइंट क्या होता है? इट इज़ जनरली यूज फॉर पाइप्स विच आर डायमीटर ऑफ मोर देन 60 सेंटीमीटर एंड विच आर अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर। कहने का मतलब है ना कि अगर बाय द वे मोर देन 60 सेंटीमीटर कहेगा डायमीटर तो कॉलर जॉइंट होगा। और 60 सेंटीमीटर से कम वाला भी होता है, जो कम वाला पूछा गया था, आगे हम बताएंगे। तो 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा ना, जिसका मतलब डायमीटर, तो उसे कॉलर जॉइंट में हम ऐड करेंगे। अब आया फ्लम जॉइंट। तो फ्लम जॉइंट क्या होता है? इंटरनल फ्लम जॉइंट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द सीवरेज पासिंग अंडर द कल्वर्ट। कह रहा है कि फ्लम जॉइंट जो होता है ना, कॉमनली यूज्ड है। कहाँ यूज होता है? इसको यूज के बेसिस पर हम याद करेंगे। ऊपरला को हम डायमीटर के बेसिस पे याद किए, इसको यूज के बेसिस पे याद करेंगे। यूज्ड फॉर द सीवरेज पासिंग अंडर द कल्वर्ट। कहाँ से पास होगा? कल्वर्ट से, तो उसे हम फ्लम जॉइंट बोलते हैं। आगे देखिए अस्पिगोट एंड सॉक्ट जॉइंट। तो इसको मतलब देखिए कैसे याद करना है। अस्पिगोट एंड सॉक्ट जॉइंट, द जॉइंट मेनली यूज्ड कास्ट आयरन पाइप। ये कहाँ यूज करते हैं? तो कास्ट आयरन पाइप। स्पिगोट एंड सॉफ्ट जॉइंट, इसको हम कास्ट आयरन पाइप में यूज करते हैं। द साइज ऑफ कंक्रीट पाइप्स बिलो द 60 सेंटीमीटर डायमीटर। कहने का मतलब इसका साइज कहाँ कितना होता है? तो 60 सेंटीमीटर से कम होता है। ओके, तो कंफर्म कीजिए। द जॉइंट मेनली यूज्ड कास्ट आयरन पाइप। इस कास्ट आयरन पाइप में यूज होता है जॉइंट। कहाँ? ऐसा मतलब स्पिगोट एंड सॉफ्ट जॉइंट कहाँ यूज होता है? कास्ट आयरन पाइप में यूज होता है। पाइप में यूज होता है। ऑफ ऑल साइज एंड कंक्रीट पाइप से बिलो द 60 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका डायमीटर जो होता है 60 सेंटीमीटर से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या देखें आपकी, कॉलर जॉइंट जो होता है 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, और स्पिगोट एंड सॉफ्ट जॉइंट होता है इसको 60 सेंटीमीटर से कम होता है डायमीटर। ओके, आगे चलिए क्या है। बैंडेज जॉइंट। एक क्वेश्चन पूछा गया था। दिस जॉइंट मोस्टली यूज इन कंक्रीट पाइप्स। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि कंक्रीट पाइप्स में कौन सा जॉइंट्स का हम यूज करते हैं। तो बैंडेज जॉइंट, जो बैंडेज जॉइंट होता है ना, वो कंक्रीट पाइप में यूज होता है। एट द एंड ऑफ द पाइप हेलो इज स्कूपेट 25 mm डीप एंड 75 mm अंडर द। ये याद मत कीजिए, आप डायरेक्ट ये याद कीजिए ना कि कहाँ यूज होता है। तो कंक्रीट पाइप में आपको बैंडेज जॉइंट का यूज होता है। तो आपसे पूछ सकता है कंक्रीट पाइप जो होता है ना, उसमें कौन सा जॉइंट हो जाता है, तो वो बैंडेज जॉइंट होता है। तो यहाँ पे कॉलर जॉइंट पढ़ाइए दिए, फ्लम जॉइंट बता ही दिए। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आ गया। द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज यूज टू डिस्क्राइब विच काइंड ऑफ द सॉलिड वेस्ट। कहने का मतलब है जो टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यूज करते हैं ना, जो टर्म यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। तो टर्म किस तरह के मतलब सॉलिड वेस्ट के लिए यूज करते हैं? तो नॉन हेजिटेरियस के लिए। तो नॉन हेजिटेरियस का मतलब होता है ना कि गैर खतरनाक, मतलब खतरनाक नहीं होता है। जिसे हेजिटेरियस कहेगा तो खतरनाक होगा, लेकिन नॉन हेजिटेरियस कहेगा तो गैर खतरनाक होगा। तो याद कीजिए आपको कि गैर खतरनाक के लिए हम यूज करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके, आगे देखिए। एक क्वेश्चन टेबल बना के पूछा गया, लिखाया हुआ कॉपी में, फिर भी रिपीट करते हैं क्योंकि क्विक रिवीजन है ना, इसमें जल्दी से पढ़ने के लिए बताया गया है जो पॉइंट पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पॉपुलेशन याद करेंगे एक लाइन में, अब एक लाइन में इधर ये यूज कर लेंगे। तो देखिए, अगर भाई पॉपुलेशन कहेगा, उसके बाद पर कैपिटा डिमांड कहेगा, आपको दे देगा कि इतना पॉपुलेशन है, उसका पर कैपिटा डिमांड क्या होगा पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पॉपुलेशन के हिसाब से पर कैपिटा डिमांड पूछेगा, तो आपको टेबल याद रहेगा तो आप कंफर्म कर पाइएगा। तो पॉपुलेशन के हिसाब से पर कैपिटा डिमांड। तो देखिए, अगर बाई द वे लेस देन 20,000 पॉपुलेशन रहेगा तो उससे आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग होगा लेस देन 20,000 से, तो लेस देन 20,000 रहेगा तो उससे आगे बढ़ेंगे तो 20,000 से 50,000 पॉपुलेशन होगा। फिर 50,000 से फिर आपका कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। 50,000 से 2 लाख पहुंचेगा, फिर 2 लाख से 5 लाख होगा, और 5 लाख से 10 लाख होगा, और मोर देन 10 लाख होगा। तो आंख बंद करके याद कीजिए कि स्टार्ट कितना से है पॉपुलेशन के हिसाब पर कैपिटा डिमांड पूछेगा तो स्टार्ट कितना से है? स्टार्ट है लेस देन 20,000, 20,000 से 50,000, 50,000 से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, मोर देन 10 लाख। अब उस तरह से याद कर लिए। अब इधर याद कीजिए कि डिमांड कितना होगा। तो 110 से स्टार्ट होगा। तो 110 से स्टार्ट होगा, तो उसके बाद 110 के बाद जाएगा 150, 150 से जाएगा 240, 240 से जाएगा 275, 275 से जाएगा 335, 335 से जाएगा 360। इस तरह से जाएगा पर कैपिटा डिमांड। ओके ना? तो कितना गया? 110 से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे था 20,000, तो 10 याद कीजिए ना थोड़ा सा कम लेके। तो एक सौ ये मतलब कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 से है 20,000, तो यहाँ 110 हो जाएगा। तो 110 हो जाएगा। 110 से 150 होगा, 150 से 240 हो जाएगा, 240 से 275 हो जाएगा, 275 से 335, 275 से 335, 335 से 360। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे
ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ज़्यादा। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन मैंने बन नहीं जाना है, क्योंकि पूरे मतलब कंप्लीट इसमें बताया गया है। यूनिट थर्ड वाला जो था ना मैटर, पूरा कंप्लीट बताया है। तो आंख बंद करके अच्छे से ध्यान से इसको याद करना है। यहाँ पे तो दो बने, हम कंबाइंड करके याद करवाएंगे। पहले दो याद कीजिए कि टोटल सस्पेंडेड सॉलिड और टोटल डिसॉल्व सॉलिड, ये दोनों का सेम होता है। तो सेम सेम हम पहले बता देंगे। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड का और टोटल डिसॉल्व सॉलिड का, जानते ही होंगे कि सस्पेंडेड सॉलिड जो मतलब सस्पेंडेड है, पूरा तरह से घुला ना है, और डिसॉल्व सॉलिड जो पूरी तरह से घुल गया है। तो इन दोनों का परमिसिबल लिमिट और रिजेक्शन लिमिट याद कीजिए। तो टोटल सस्पेंडेड का है या तो टोटल डिसॉल्व का है, तो इसके लिए 500 हो जाता है एक्सेप्टेंस लिमिट, और रिजेक्शन लिमिट हो जाता है 2000। ओके। अब यार टर्बिडिटी, तो टर्बिडिटी की याद कीजिए। एनटीयू में इसको मतलब करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एनटीयू में। इसका यूनिट है एनटीयू मतलब टर्बिडिटी का, और कलर का बोलेगा तो टीसीयू होता है। तो टर्बिडिटी की याद कीजिए कितना होता है, एक्सेप्टेंस लिमिट और रिजेक्शन लिमिट। तो टर्बिडिटी T1 जैसा होता है, तो 1 ही होता है इसका। टी जैसे 1 जैसा होता है, उस तरह से 1 ही जैसा होता है। तो 1 हो जाता है एक्सेप्टेंस लिमिट, और रिजेक्शन लिमिट 10 हो जाता है। तो टर्बिडिटी में 1 और 1 पे यहाँ 0 बैठा दीजिए, तो टर्बिडिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है आपका एक्सेप्टेंस लिमिट, और 10 हो जाता है रिजेक्शन लिमिट। ओके। अब कलर की बात करेंगे, तो कलर सी जैसा है, तो सी जैसा कलर लिखाता है सी। तो जैसे आप क्वेश्चन में लिखा रहेगा सी ना, तो कलर को वही कोड कर लीजिएगा कि सी जैसा ना, उस तरह से उसका एक्सेप्टेंस लिमिट रिजेक्शन लिमिट भी होगा। तो कलर का देखिए, तो एक्सेप्टेंस लिमिट 5 हो जाता है और रिजेक्शन लिमिट 25 हो जाता है। तो कलर की याद कीजिए कि एक्सेप्टेंस लिमिट कितना होता है, तो सी जैसा 5 है, तो 5 हो जाता है एक्सेप्टेंस लिमिट, और 25 हो जाता है रिजेक्शन लिमिट। ओके, कन्फर्म हो गया होगा। टेस्ट एंड ऑडोर कहेगा, तो ओ टेस्ट एंड ऑडोर कह रहा है, तो टेस्ट एंड ऑडोर साथ ही में चलता है। तो टेस्ट एंड ऑडोर कहेगा ना, तो एक्सेप्टेंस लिमिट 1 होता है, रिजेक्शन लिमिट 3 हो जाता है। तो 3 कैसे याद कीजिएगा, ओ जैसा है ना उसी तरह से तो हो रहा है 3। तो एक्सेप्टेंस लिमिट और रिजेक्शन लिमिट याद कीजिए किसका, तो टेस्ट एंड ऑडोर का। तो 1 होता है एक्सेप्टेंस लिमिट, और रिजेक्शन लिमिट होता है 3 टेस्ट एंड ऑडोर का। टोटल डिसॉल्व सॉलिड बता ही दिए थे अभी, और टेस्ट एंड ऑडोर का कंफर्म कर लीजिए, आंख बंद करके टेस्ट एंड ऑडोर कहेगा, तो 1 होगा एक्सेप्टेंस लिमिट, 3 होगा रिजेक्शन लिमिट। ओके। अब है अल्कलिनिटी, तो अल्कलिनिटी का और हार्डनेस का दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो देख लीजिए आपके अल्कलिनिटी जो है 100, और उसके बाद हार्डनेस है 100, दोनों का सेम हो जाता है। तो सेम कैसे याद करेंगे, देख लीजिए अल्कलिनिटी और हार्डनेस दोनों को एक ही मान के चलिए। तो अल्कलिनिटी और हार्डनेस, जो पानी में अल्कलिनिटी होता है 100 और हार्डनेस होता है 100, दोनों सेम ही होता है। तो अल्कलिनिटी का कितना हो जाता है, एक्सेप्टेंस लिमिट 200 हो जाता है, रिजेक्शन लिमिट 600 हो जाता है। तो उसी तरह से हार्डनेस का भी एक्सेप्टेंस लिमिट 200 हो जाएगा, रिजेक्शन का 600 हो जाएगा। तो 200 600 किसके लिए, अल्कलिनिटी के लिए और हार्डनेस के लिए। 200 और 600 किसके लिए, अल्कलिनिटी के लिए और हार्डनेस के लिए। ओके। पीएच तो आप जानते हैं कि 6.5 से 8.5 होता है, और 6.5 से कम होगा तो रिजेक्ट कर देंगे, 8.5 से ज़्यादा होगा तो रिजेक्ट कर लेंगे। तो पीएच जो होता है ना पानी का, 6.5 से 8.5 होता है पोर्टेबल वाटर के लिए। ओके। क्लोराइड कंटेंट यहाँ पे देखिए, क्लोराइड कंटेंट को देख लीजिए, कंफर्म कीजिए। क्लोराइड कंटेंट, जो क्लोराइड होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, क्लोराइड का, क्लोराइड। तो क्लोराइड जो होता है ना उसके लिए 250 से 1000 हो जाता है। तो 250 होता है एक्सेप्टेंस लिमिट, 1000 होता है रिजेक्शन लिमिट। तो क्लोराइड का बोल रहे हैं, क्लोराइड। सी जैसे 250 है ना, तो वही 250 से याद कीजिए ना, क्लोराइड बोला है ना, क्लोराइड, आंख बंद करके सोचिए क्लोराइड। तो क्लोराइड के लिए 250 से 1000 हो जाता है क्लोराइड कंटेंट के लिए। ओके। आगे चलिए, फ्री अमोनिया, तो फ्री अमोनिया जान ही रहे हैं, फिर ऑर्गेनिक अमोनिया भी जान रहे हैं। तो फ्री जो फ्री मिल रहा है तो कम में होगा, ऑर्गेनिक अमोनिया थोड़ा बढ़ेगा। तो इस तरह से याद कीजिए कोड करके कि अगर फ्री अमोनिया बोल रहा है तो फ्री है, और ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक है। तो फ्री अमोनिया हो जाता है 0.15 से लेकर 0.15 तक, ऑर्गेनिक अमोनिया 0.3 से लेकर 0.3 तक हो जाता है ऑर्गेनिक अमोनिया। ओके। तो फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, तो फ्री अमोनिया 0.15 से, एक्सेप्टेंस लिमिट और रिजेक्शन लिमिट 0.15। ओके। और ऑर्गेनिक अमोनिया, फ्री अमोनिया तो हो जाएगा, अब ऑर्गेनिक अमोनिया 0.3 होता है, ये भी 0.3 हो जाता है। ओके ना। तो फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, फ्री अमोनिया कितना होता है 0.15 और 0.15 और 0.15 सेम होता है ऑर्गेनिक अमोनिया का, कम बेसिस में नहीं होता है। अमोनिया जहाँ आया ना, तो फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, तो फ्री वाला कम होता है, ऑर्गेनिक कुछ ज़्यादा होता है। तो फ्री अमोनिया 0.15 और रिजेक्शन लिमिट भी 0.15, ऑर्गेनिक अमोनिया तो 0.3 और 0.3 ऑर्गेनिक अमोनिया। ठीक है। अब नाइट्राइट आया, तो नाइट्राइट कितना होता है 0 0 हो जाता है, नाइट्राइट 0 0 होता है। अब नाइट्रेट जो होता है 45 होता है, सेम। ओके ना। तो नाइट्रेट ब्लू डिजीज के लिए कौन होता है, नाइट्रेट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, नाइट्रेट ही, नाइट्राइट तो कुछ नहीं होता है। नाइट्रेट जो होता है ब्लू बेबी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नाइट्राइट याद कीजिए, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट, 0 हो जाता है दोनों, सब्सटेंस में रिजेक्शन लिमिट है। अब नाइट्रेट 45 सेम हो जाता है। ओके, नाइट्रेट 45 हो जाता है। ठीक है ना। और फ्लोराइड कंटेंट आप जानते हैं, फ्लोराइड कंटेंट यही कि 1 होना चाहिए आपको, किसके लिए, तो आपको मतलब परमानेंट ग्रोथ ऑफ टीथ के लिए। और 1.5 जो होगा ना, तो उसके लिए क्या होगा, दांत पीला पड़ जाता है। तो वही कह रहा है कि एक्सेप्टेंस लिमिट जो होता है ना, और 5 हो जाएगा ना, तो बॉन्ड बॉन्ड फ्लोरेशन हो जाएगा, मैंने हड्डी का
यदि होने लगेगा ओ है 5 रहेगा तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस लिमिट और रिजेक्शन लिमिट फ्लोराइड का याद कीजिए, कन्फर्म 1 हो जाता है फ्लोराइड के लिए, 1 रहेगा तो बहुत अच्छा है, परमानेंट ग्रोथ प्रतीत होगा फ्लोराइड। और 1.5 हो जाता है तो वहाँ से मतलब हम रिजेक्ट कर देते हैं, 1.5 से ज़्यादा होगा तो एक्सेप्टेंस लिमिट कितना होता है, 1 हो जाता है फ्लोराइड के लिए, और रिजेक्शन लिमिट 1.5 हो जाता है। ओके, अब आयरन आया तो आयरन देखिए कैसे लिखा हुआ है, सोच कर बताइए आयरन कैसे लिखा, आई कैसे लिखते हैं उसी तरह से, तो कंफर्म कीजिए उसी तरह से। 0.1 रहेगा आयरन आपको पानी में तो एक्सेप्टेंस लिमिट हो जाएगा, अगर बाई द वे 1 हो गया तो रिजेक्शन लिमिट हो गया। तो कंफर्म कीजिए आयरन लोहा, आई कैसे होता है, आई देखिए ना आयरन या तो लोहा का, तो लोहा का रड कैसे होता है, सीधा होता है, तो 0.1 एक्सेप्टेंस लिमिट, रिजेक्शन लिमिट 1 हो जाएगा। ओके, सल्फेट क्या होता है, सल्फेट 2000 होता है, सॉरी 200 होता है, 400 होता है। अगर वैसे सल्फेट, तो सल्फेट आप जानते हैं कि 400 सुने होंगे, उसमें पढ़े थे कैसे बोलते हैं इधर, क्या नाम था उसका, बीएमसी में 400 सल्फेट वाला, तो वही याद कीजिए 400 वाला सल्फेट जो रहेगा तो सल्फेट 200 हो जाता है एक्सेप्टेंस लिमिट, और रिजेक्शन लिमिट 400 हो जाता है। ओके, और कैल्शियम की बात करेगा तो 75 और 200 हो जाता है। तो कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम की बात कीजिएगा तो mg पर लीटर में सब चलता है, तो कैल्शियम की बात करेंगे ना तो कैल्शियम कितना 75 हो जाता है, रेजिस्टेंस लिमिट 200 हो जाता है। कैल्शियम 75 और 200, 75 और 150, कैल्शियम कितना होता है 75 और 200, 75 और 200। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए स्क्रीनिंग पढ़े होंगे आप, तो स्क्रीनिंग करते हैं ना, स्क्रीनिंग तो उसमें स्पेस होता है स्क्रीनिंग में, तो उसको 3 गो है, कोर्स स्क्रीनिंग है, मीडियम स्क्रीनिंग है, उसमें फाइन स्क्रीनिंग है। तो 3 गो होता है ना, तो पहले कोर्स स्क्रीनिंग होता है, पहला क्या होता है कोर्स स्क्रीनिंग होता है, फिर होता है मीडियम स्क्रीनिंग, फिर होता है फाइन स्क्रीनिंग, 3 गो होता है ना। तो आंख बंद करके ध्यान लगाइए कौन कौन होता है, कोर्स स्क्रीनिंग होता है बिल्कुल होता है, मीडियम स्क्रीनिंग होता है बिल्कुल होता है, फाइन स्क्रीनिंग होता है बिल्कुल होता है। तो कोर्स स्क्रीनिंग का स्पेस कितना होता है, मोर देन 50 हो जाता है, एमएम में जाता है, मोर देन 50 एम होता है। उसके बाद 6 से 40 हो जाता है, और 1.5 से 3 हो जाता है फाइन का। तो तीनों का ध्यान कीजिए, कोर्स स्क्रीनिंग, मीडियम, फाइन। मोर देन 50 कोर्स स्क्रीनिंग, 6 से 40 मीडियम स्क्रीनिंग, और फाइन का 1.5 से 3 हो जाता है, एमएम में 1.5 से 3 हो जाता है फाइन का। ओके, आगे चलिए, वही पूछा गया स्पेसिंग ऑफ द कोर्स स्क्रीनिंग 50 से ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द बिलो गिवन बिलो विच ट्रीटमेंट रिड्यूस द सैलिनिटी ऑफ वाटर। तो सैलिनिटी ऑफ वाटर के लिए 3 गो ट्रीटमेंट यहाँ बताया गया, तीनों याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है तो 3 गो ट्रीटमेंट याद कीजिए। सैलिनिटी को रिमूव करने के लिए 3 ट्रीटमेंट होता है, बी है, सी है, डी है। तो बी इलेक्ट्रोडायलिसिस का आप यूज करते हैं, सी रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं, डी फ्रीजिंग का करते हैं। ओके, 3 गो मेथड का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और फ्रीजिंग। 3 मेथड का हम यूज करते हैं, किस में करते हैं, सैलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए, सैलिनिटी जो होता है ना उसको रिड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रोडायलिसिस ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस ओके, और फ्रीजिंग, 3 को करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस भी करते हैं, और फ्रीजिंग भी करते हैं। 3 को मेथड करते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रोडायलिसिस जो इलेक्ट्रो होता है ना वो, इलेक्ट्रोडायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और फ्रीजिंग, 3 मेथड करते हैं हम किस में रिड्यूस करने के लिए, तो किसको, सैलिनिटी के लिए। इलेक्ट्रोडायलिसिस, सैलिनिटी जो होता है ना पानी में उसको इलेक्ट्रोडायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस और फ्रीजिंग, 3 मेथड करते हैं। ओके, आगे चलिए, आप ये जानते ही होंगे अच्छे से कि टर्बिडिटी के लिए कौन सा मेथड करते हैं, टर्बिडिटी की याद कीजिए कौन मेथड करते हैं, टर्बिडिटी रड मेथड, और जक्सन टर्बिडिटी मेथड, फिर बैली ऑब्जर्वेशन मेथड, उसके बाद करते हैं नेफ्लोमीटर मेथड। तो इसको में सबसे बेस्ट मेथड कौन होता है, जक्सन टर्बिडिटी जो होता है ना वो सबसे अच्छा हो जाता है। ओके, तो 4 मेथड, टर्बिडिटी रड मेथड, जक्सन टर्बिडिटी मेथड, बैली ऑब्जर्वर मेथड और नेफ्लोमीटर मेथड, ये 3-4 मेथड जो होते हैं टर्बिडिटी के लिए। कलर के लिए, कलर टन टना टन कलर, टिंटोमीटर। ओके, टेस्ट एंड ऑडोर ओस्मोस्कोप से, ओ आया रहा है तो ओस्मोस्कोप से, टेस्ट एंड ऑडोर ओस्मोस्कोप से करते हैं, ठीक है ना। और पीएच किससे करते हैं, पीएच, तो इसको कैसे याद कीजिएगा, जैसे कोई चीज़ खट्टा नहीं हो जाता है ज़्यादा, चाहे तो बाद हम छारी हो जाता है ना, तो ई क्या दे दिया, तो इसी तरह से याद पीएच ई क्या दे दिया, तो इक्वास्कोप। ओके, डिसॉल्व सॉलिड ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक से करते हैं या तो डाई टेस्ट करते हैं, तो डिसॉल्व कर रहा है तो डिसॉल्व, तो डाई तो इसे याद रहेगा कि डिसॉल्व सॉलिड के लिए डाई टेस्ट करते हैं। डिसॉल्व सॉलिड पूरा डिसॉल्व हो गया तो डाई टेस्ट करते हैं, या तो फिर ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक टेस्ट करते हैं। कौन कौन टेस्ट करते हैं डिसॉल्व सॉलिड के लिए, कौन कौन करते हैं डिसॉल्व सॉलिड के लिए, डाई आयनिक टेस्ट करते हैं, डाई आयनिक टेस्ट करते हैं, डिसॉल्व सॉलिड के लिए डाई आयनिक टेस्ट करते हैं, नहीं तो ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक टेस्ट करते हैं। ग्रेवियोमेट्रिक डिसॉल्व सॉलिड के लिए है, जी जैसा नहीं डी नहीं है, तो ग्रेवियोमेट्रिक टेस्ट किसे करता है, डिसॉल्व सॉलिड के लिए, और डाई आयनिक टेस्ट भी उसी के लिए करते हैं। ओके, आगे चलिए, वॉल्व के बारे में बताया गया है, ये वॉल्व पूछा जाता है, चलिए ठीक है देखते हैं। तो गेट वॉल्व या तो सल्स वॉल्व, तो गेट वॉल्व और सेल्स वॉल्व का यूज कहाँ करते हैं, किस पर्पज से, यूज फॉर द कंट्रोलिंग द वाटर फ्लो बाय
रेंजिंग और लोअरिंग रिवल्स। कहने का मतलब है कंट्रोल द वाटर, यूज टू कंट्रोलिंग द वाटर फ्लो बाय रेंजिंग और लोअरिंग लेवल्स। कंट्रोल करता है, कंट्रोल द वाटर फ्लो, कंट्रोल द वाटर फ्लो। गेट वॉल्व जो होता है ना और स्लश वॉल्व होता है, कंट्रोल करता है वाटर फ्लो के लिए। वाटर जो फ्लो करता है ना उसके लिए कंट्रोल करता है कौन? गेट वॉल्व और स्लश वॉल्व। गेट वॉल्व जो होता है सो और स्लश वॉल्व होता है सो। गेट जो गेट ना है, गेट वॉल्व और स्लश वॉल्व जो होता है ना, वो दोनों कंट्रोल करता है वाटर फ्लो को। गेट वॉल्व और सल्स वॉल्व, जो गेट वॉल्व होता है सो या तो सल्स वॉल्व होता है सो। गेट वॉल्व या तो सल्स वॉल्व, ये दोनों जो होता है ना वही आपको कंट्रोल करता है वाटर फ्लो को। वाटर जो फ्लो कर रहा है ना उसको कौन कंट्रोल करता है? वाटर फ्लो को गेट वॉल्व या तो सल्स वॉल्व। ओके। फिर बॉल वॉल्व क्या होता है? इज द मेन वाटर शट ऑफ एंड फॉर ब्रांच लाइन शट ऑफ। कहने का मतलब है बॉल वॉल्व किसके लिए यूज होता है? यूज फॉर मेन वाटर शट ऑफ एंड फॉर ब्रांच लाइन शट ऑफ। कहने का मतलब है मेन वाटर को शट ऑफ करने के लिए और ब्रांच लाइन को शट ऑफ करने के लिए बॉल वॉल्व का यूज करते हैं। तो शट ऑफ करने के लिए कौन सा वॉल्व का यूज करते हैं? मेन का या तो ब्रांच का शट ऑफ करने के लिए बॉल वॉल्व का यूज करते हैं। ओके। आगे देखिए बटरफ्लाई वॉल्व यूज टू प्रीसाइजली एडजस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ फ्लो। वॉल्यूम फ्लो को एडजस्ट करना है तो बटरफ्लाई वॉल्व का यूज करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि वॉल्यूम को जो होता है ना उसको एडजस्ट करने के लिए, वॉल्यूम जो होता है ना वॉल्यूम उसको एडजस्ट करने के लिए कौन सा? बटरफ्लाई वॉल्व का यूज करते हैं। वॉल्यूम जो वॉल्यूम जो है ना वॉल्यूम उसको एडजस्ट करने के लिए बटरफ्लाई वॉल्व। एयर वॉल्व, दिज वॉल्व इंश्योर दैट सेफ्टी ऑफ पाइप्स अगेंस्ट द फेलुअर। हाँ, फेलुअर जो होता है ना उसको अगेंस्ट मैंने फेलुअर को रोकने के लिए उसके लिए कौन? एयर वॉल्व। तो यही पूछ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा पाइप जो है ना आपको इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ पाइप के लिए अगेंस्ट द फेलुअर, फेलुअर से बचाने के लिए कौन सा वॉल्व? तो एयर वॉल्व। ओके। आगे चलिए। ड्रेनेज स्कोर ब्लो वॉल्व। ड्रेनेज स्कोर एयर वॉल्व के बाद हो जाए ड्रेनेज स्कोर ब्लो वॉल्व। ड्रेनेज वॉल्व क्या होता है? स्कोर वॉल्व क्या होता है? ब्लो वॉल्व क्या होता है? देयर आर प्रोवाइड टू ड्रेन वाटर स्कोर एंड सेटल्ड सस्पेंडेड इम्प्रूटीज आउट फ्रॉम द पाइप नेटवर्क्स। कहने का मतलब है ना कि एथी पर्पज से क्या बोलते हैं स्कोर करने के लिए, या तो मतलब उसको स्कोर जो होता है ना स्कोर करने के लिए सेटल जो सस्पेंडेड इम्प्रूटीज होता है ना जो सेटल हो जाता है, वो ड्रेन वाटर जो पानी बह रहा है उसके साथ स्कोर करने के लिए कौन सा वॉल्व का यूज करते हैं? ड्रेन स्कोर या ब्लो वॉल्व। ड्रेन वॉल्व हाँ उससे भी स्कोर कर सकते हैं या तो स्कोर वॉल्व से कर सकते हैं, ब्लो वॉल्व भी कर सकते हैं। तीन नाम है। ड्रेन वॉल्व कहेगा तो भी ऑप्शन होगा, स्कोर वॉल्व कहेगा तो भी ऑप्शन होगा, और ब्लो वॉल्व कहेगा तो भी ऑप्शन होगा। किसके लिए? तो ड्रेन करने के लिए, स्कोर करने के लिए जो सेटलेट जो इम्प्योरिटीज होता है उसको। अब चेक वॉल्व, रिफ्लक्स वॉल्व, नन रिटर्न वॉल्व, इसको याद कीजिए। चेक वॉल्व याद कीजिए, चेक वॉल्व, रिफ्लैक्स वॉल्व, नन रिटर्न वॉल्व। इसका यूज होता है द वॉल्व इंश्योर द फ्लो ऑफ वाटर ओनली वन डायरेक्शन। ये फ्लो करता है, इंश्योर करता है फ्लो को वन डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन इन एंड अवॉइडिंग द फ्लो ऑफ वाटर अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन जो फ्लो करता है ना उसको अवॉइड कर देता है। ये अवॉइड कौन करता है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको अवॉइड कौन करता है? अपोजिट डायरेक्शन के लिए चेक वॉल्व, रिफ्लक्स वॉल्व, नन रिटर्न वॉल्व। ओके। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन विथ टाइम एंड लाइकली टू रीच एन अल्टीमेट सेचुरेशन पॉइंट लिमिट बिकॉज, अल्टीमेट सेचुरेशन पॉइंट नहीं है, अल्टीमेट सेचुरेशन लिमिट बिकॉज स्पेशल लोकल फैक्टर्स देन विच मेथड सुटेबल फॉरेस्ट इट पॉपुलेशन लोगस्टिक कर मेथड। कहने का मतलब है ना कि इंक्रीज डिक्रीज करता है ना तो उसके लिए दूसरा मेथड होता है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज के साथ साथ कह देगा ना उसके लिए, हाँ देखिए इंक्रीज डिक्रीज कहेगा ना तो उसके लिए इंक्रीजमेंटल इंक्रीज मेथड होता है। देखिए हमारे भी हैं लेकिन गलती हो गया है। क्यों गलती हुआ है? देखिए यहाँ पे कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज डिक्रीज विथ पॉपुलेशन विथ टाइम एंड लाइक रिच अल्टीमेट सेचुरेशन पॉइंट। अगर भाई अल्टीमेट सेचुरेशन लिमिट पहुँच जाएगा ना तो मैंने इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है लेकिन अल्टीमेट सेचुरेशन लिमिट तक पहुँच जा रहा है तो उसको लोगस्टिक कर मेथड बोलते हैं। ओके। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द वाटर फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई। कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए? तो रिवर है। आगे चलिए कौची कह रहा है इसमें? बीच ऑफ द फ्लोइंग रिफर्स टू इफिशियंसी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। कौन इसमें से सही है? मतलब स्लो सैंड फिल्टर रिमूव द 98 से 99% बैक्टीरिया। स्लो सैंड हाँ 98 से 99% को रिमूव ही कर देता है, 98 से 99% रिमूव करता है बैक्टीरिया को। ओके। रिमूव द टर्बिडिटी ऑफ द एक्सटेंट 50 ppm। ये याद कीजिए, बहुत क्वेश्चन मतलब घूम रहा है, 50 नहीं तो 60 भी मारना पड़ता है। तो टर्बिडिटी को कितना रिमूव करता है? द टर्बिडिटी स्लो सैंड फिल्टर जो होता है ना 50 ppm को रिमूव करता है, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर जो होता है 35 ppm को रिमूव करता है। ओके। तो 2 पॉइंट देख लिए यहाँ पे। तो याद कीजिए स्लो सैंड के
फिल्टर जो होता है ना, कितना बैक्टीरिया को टर्बिडिटी को रिमूव करता है, तो 50 ppm। 60 भी ऑप्शन में रहेगा तो वो भी लगाएंगे। और रैपिड सैंड फिल्टर तो 35 ppm को रिमूव करता है। 35 ppm रैपिड, और स्लो 50 ppm टर्बिडिटी को रिमूव करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, इसका पूरी कहानी यहाँ पे बताया गया है, स्लो सैंड फिल्टर का और रैपिड सैंड फिल्टर का पूरी तरह से कंफर्म किए। पहला तो ये पॉइंट हो जाता है कि मतलब स्लो सैंड फिल्टर में और रैपिड सैंड फिल्टर में किस तरह का ट्रीटमेंट यूज करते हैं। तो इसको में देखिए, हम प्लेन सेडिमेंटेशन का यूज करते हैं स्लो सैंड फिल्टर में, और कोगुलेंट विथ यूज करते हैं किस में, रैपिड सैंड फिल्टर में। ओके ना, तो स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड में क्या, प्लेन का यूज करते हैं, और इसमें कोगुलेंट का यूज करते हैं। ओके, फिल्टर सैंड, जो फिल्टर सैंड जो होता है ना, उसका मतलब थिकनेस बताया जा रहा है। 0.2 से 0.3 mm का हो जाता है, तो 0.2 से 0.4 mm का हो जाता है सैंड फिल्टर का साइज। अगर बाई द वे बोल दिया रैपिड सैंड फिल्टर में, तो 0.35 से 0.55, तो उसमें 5 खोला जाता है रैपिड वाला में, तो 0.35 से 0.55 साइज हो जाता है रैपिड सैंड फिल्टर में। और स्लो सैंड में 0.2 से 0.3 तक, ना तो 4 तक भी जा सकते हैं। साइज ऑफ ईच यूनिट वो कह रहा है, तो एरिया कितना होता है, एरिया हमको बताइए। एरिया हो जाता है 100 से 2000 मीटर स्क्वायर स्लो सैंड फिल्टर का, और रैपिड सैंड फिल्टर का हो जाता है लेस देन 100 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो याद कीजिए 100 से 2000 मीटर स्क्वायर हो जाता है स्लो सैंड फिल्टर का एरिया, 100 से 2000, इसका 100 से कम ही होता है रैपिड सैंड फिल्टर का। ओके, और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है, 100 से 200 लीटर पर हावर मीटर स्क्वायर। अब इसको हो जाता है 3000 से 6000 लीटर पर हावर मीटर स्क्वायर। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बताइए, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन का क्या होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन घंटा में बताया जा रहा है। तो स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है, 100 से 200 लीटर पर हावर मीटर स्क्वायर, लीटर पर हावर मीटर स्क्वायर, उसका 3000 से 6000 लीटर पर हावर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो आंख बंद करके चाहिए 100 से 200 किसका, स्लो सैंड का, और रैपिड सैंड का 3000 से 6000 लीटर पर हावर मीटर स्क्वायर। ओके, इफिशियंसी क्या होता है, देखिए उसका हो जाता है मतलब कुछ स्लो सैंड फिल्टर का 98 से 99% बैक्टीरिया का रिमूव करता है, 98 से 99%। अब इसका कितना होता है, 80 से 90%। 98 से 99 पूरा, इसका 80 से 90% होता है। ओके, अब आगे देखिए इफिशियंसी देखिए लिए पोस्ट ट्रीटमेंट। पोस्ट ट्रीटमेंट बताए ना, तो टर्बिडिटी कितना रिमूव करता है, टर्बिडिटी को कितना रिमूव करता है, 50 ppm बता ही दिया जस्ट आपको, और 35 ppm रिमूव कर देता है। मेथड ऑफ क्लीनिंग, स्क्रैपिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, बैक वॉशिंग करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बैक वॉशिंग किस में करते हैं, तो रैपिड सैंड फिल्टर में नहीं, बैक वॉशिंग करते हैं स्लो सैंड फिल्टर में। और नहीं, सॉरी 1 सेकेंड, रैपिड सैंड फिल्टर में क्या करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर में ना बैक वॉशिंग, और स्लो सैंड फिल्टर में स्क्रैप मैकेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है ना, था स्क्रैप मैकेनिज्म किस में, याद कीजिए, स्क्रैप मैकेनिज्म स्लो सैंड फिल्टर में 1.5 से 3 सेंटीमीटर को थिकनेस को लेयर को हम स्क्रैप कर देते हैं। 1.5 से 3 सेंटीमीटर को स्क्रैप करेंगे, तो कितना, 1.5 से 3 सेंटीमीटर को हम स्क्रैप कर देते हैं। अब बैक वॉशिंग में क्या करते हैं कि आपको 1 से 5% मतलब जो पानी होता है जितना हम सप्लाई किए उसका लगता है, और 1 से 3 दिन में इसको करने पड़ता है। ओके ना, बैक वॉशिंग कितना लगता है, 1 से 5% या 2 से 5% वो पानी लग जाएगा जितना सप्लाई पानी किए उसका, और क्या से 1 से 3 दिन में करना पड़ता है रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर में कितना करना है, 1 से 3 मंथ में करना पड़ता है। स्क्रैपिंग मैकेनिज्म में होता है 1.5 से 3 सेंटीमीटर को हम वहाँ से हटा देते हैं। ओके, आगे देखिए सीवर दैट रिसीव द सीवेज फ्रॉम द कोलेक्टिंग सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, द सीवर दैट रिसीव सीवेज फ्रॉम द कोलेक्टिंग सिस्टम एंड कंडक्ट्स इट टू द पॉइंट ऑफ फाइनल डिस्पोजल पॉइंट, उसको बोलते हैं आउटफॉल सीवर। कहने का मतलब है कि द सीवर दैट रिसीव सीवेज फ्रॉम कोलेक्टिंग सिस्टम से रिसीव कर रहा है कंडक्टेड पॉइंट ऑफ द फाइनल डिस्पोजल पॉइंट, फाइनल डिस्पोजल पॉइंट में डिस्पोज करता है, तो फाइनल डिस्पोजल पॉइंट में तो आउटफॉल सीवर कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पहले थ्योरी बता देते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि द स्पेसिंग ऑफ मेन हॉल एभव द एभव एभव 90 से 150 मीटर में अलाउड स्टेट रन सीवरेज, तो डायमीटर, कहने का मतलब है ना कि अगर बाई देवे मेन हॉल से, इसमें क्वेश्चन है 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। तो मेन हॉल में कह रहा है ना कि अगर आपका डायमीटर 900 से लेकर 1500 एम तक रहेगा, तो उसका मैंने स्ट्रेट लाइन में मेन हॉल का रन क्या होगा, स्ट्रेट रन में क्या होगा, उसका मीटर क्या था, कितना मीटर का डिस्टेंस होगा, स्पेस मेन हॉल का क्या होगा। अगर डायमीटर 900 से 1500 एम है, 900 से 1500 एम है, तो 900 से लेकर 1500 एम है, तो उस स्थिति में स्ट्रेट लाइन में आपका मेन हॉल का डिस्टेंस कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 90 से लेकर 150 मीटर तक। तो उसी तरह से लेट है, यहाँ में है, वहाँ तो मीटर में है, तो जितना कहेगा उसे मीटर में कन्वर्ट करना था। तो 900 से 1500 रहेगा, तो स्ट्रेट रन में कितना जाएगा, 900 से 1500 है, ध्यान लगिए 900 से 1500 है, तो वही 90 से 150 मीटर तक, वही आगे बढ़ने कह रहा है।
अगर बाई द वे कह दिया कि हम देखिए 900 से 150 मीटर तक रहेगा, तो वही एवब द 900 से 150 हो गया, उसके बाद अब कह रहा है कि 150 तक गया ना, 900 से 150 गया और स्ट्रेट लाइन में, वही कह रहा है 150 से 200 मीटर तक स्ट्रेट लाइन में हम जाएंगे तो डायमीटर मेरा क्या होगा, तो वहाँ हो जाएगा 1.5 टू 2 मीटर का डाया हो जाता है, 1.5 टू 2 मीटर का डाया हो जाता है। वही कहा देगा आपको मेन होल का डायमीटर 1.5 से लेकर 2 मीटर तक है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या आ जाएगा, तो 150 से 200 हो जाएगा। हम आगे देखिए, ध्यान देने वाला पॉइंट है, अगर विच मे बी फर्दर वी इंक्रीज अप टू 300 मीटर, अगर बाई द वे आपको स्ट्रेट लाइन में 300 मीटर चल जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अप टू 300 मीटर, तो ओवर द 2 मीटर डायमीटर, कहने का मतलब है कि डायमीटर 2 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अगर बाई 300 मीटर गया तो डायमीटर 2 मीटर से ज़्यादा चला जाएगा। ओके, 300 मीटर कह रहा है वो फर्दर इंक्रीज अप टू 300 मीटर, तो ओवर द डायमीटर 2 मीटर। ओके, उससे बड़ा हो जाएगा। स्पेसिंग ऑफ मेन हॉल 100 मीटर 1 मीटर, कहने का मतलब है, अब इतना पढ़ लिए तब कैसे याद कीजिएगा, कहीं 2 देगा 3 देगा, तो कह रहा है कि अगर भाई देवे आपका डायमीटर 1 बढ़ेगा तो 100 उसमें बढ़ा देना है, जितना होता है उतना 100 बढ़ा देना है। जैसे आपको 900 से 1500 का बताया ना कि 150, 90 से क्या बोलते हैं, 90 से आपको कच्ची हो जाता है, 90 से लेकर 150 हो जाता है, तो उसी तरह से यहाँ दिखाइए कि जैसे मैंने 2 मीटर कहा तो उसका 2 मीटर से एबव के लिए कितना होता है, 300 हो जाता है, एबव 2 मीटर। अगर आप कहा जाएगा 3 मीटर के लिए तो यहाँ 400 लगाएंगे, तो हर 1 मीटर पे 100 बढ़ाना है। ओके, हर मतलब 100 पे 1 मीटर डायमीटर बढ़ा देना है। ओके, आगे चलिए, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द, हाँ इसमें रिलेशनशिप आपको BOD COD और TOD तीनों में बताना है। तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा BOD में COD में, तो इसमें बढ़ते हुए सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन होगा, छोटा कौन है वो बताया गया है। तो सबसे TOD होता है, फिर होता है COD और सबसे छोटा होता है BOD। ये करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे बड़ा कौन होता है, टोटल वाला TOD, उसके बाद COD और सबसे छोटा होता है BOD। ओके, आगे चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट वर्क इन द एनारोबिक कंडीशन, स्लज डाइजेशन टैंक, ये मतलब कॉपी में लिखाया गया है कि कौन सा जो प्रोसेस होता है एनारोबिक होता है, कौन सा एरोबिक होता है, उसको अच्छे से याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रख कीजिए आप कि जो होता है ना स्लज डाइजेशन टैंक, वो एनारोबिक होता है। स्लज डाइजेशन टैंक, स्लज को जो डाइजेस्ट कर जाता है ना, स्लज को जो डाइजेस्ट कर जाता है वो स्लज डाइजेशन टैंक क्या होता है, एनारोबिक हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो हम सुनते हैं तो हमारे कान के लिए कितना मतलब है जो होता है कि हम कर लिए मतलब मैक्सिमम साउंड कितना तक हो जाता है, 120 डेसिबल तक, ह्यूमन के लिए 120 डेसिबल तक। ओके, वहीं पे आप डेसिबल में पढ़े वहाँ पे, तो उसका पूरे देख लीजिए यहाँ पे। अगर भाई देव आपसे कह दिया कि रेडियो है या तो टीवी है तो उसके लिए कितना डेसिबल तक नॉइज पोल्यूशन, तो 35 से 30, 25 से 30 रेडियो और टीवी के लिए, जो रेडियो सुनते हैं ना उस सब के लिए कितना होता है, 25 से 30 रेडियो के लिए, आर जैसा ही 25 है, तो रेडियो के लिए 25 से 30 हो जाता है डेसिबल। और म्यूजिक रूम के लिए 30 से 35, म्यूजिक रूम बोला तो 30 से 35, 30 से 35 रूम बोला ना, तो डबल बना तो 30 जी डबल बोले लीजिए ना, 30 से 35 हो जाएगा म्यूजिक रूम के लिए, 30 से 35 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़िए, ये पूछा जाता है हॉस्पिटल, क्लासरूम, एडिटोरियल, ये सब के लिए कितना होता है, 35 से 40 होता है। हॉस्पिटल जो होता है ना उसके लिए, क्लासरूम जो तो क्लास में पढ़ते हैं, वो ऑडिटोरियल के लिए 35 से 40 हो जाता है, 35 से 40 हो जाता है। और 35 से 40 थोड़ा फेमस है तो और होता है। देखिए, अब कह रहा है कॉन्फ्रेंस रूम, स्मॉल ऑफिस या तो अपार्टमेंट या हॉस्टल या तो होम्स, ये सब घर जो होता है उसके लिए 35-40 ही होता है। ओके, अधिक कला कोर्ट रूम या तो प्राइवेट ऑफिस या तो लाइब्रेरी, अपना जो लाइब्रेरी है 40 से 45 होता है। जैसे 400 फीस लेते हैं ना, तो याद कीजिए 400 फीस या 40 से 45। ओके, लार्ज पब्लिक ऑफिस, बैंक, स्टोर ETC 45 से 50 हो जाता है। लार्ज पब्लिक ऑफिस, बैंक, स्टोर ETC 45 से 50 होता है। लार्ज पब्लिक ऑफिस, जो लार्ज पब्लिक ऑफिस होता है सो बैंक, स्टोर ETC 45 से 50 हो जाता है, इसका 45 से 50 हो जाता है। ओके ना, किसका, लार्ज पब्लिक वाला का 45 से 50 हो जाता है। अब कह रहा है रेस्टोरेंट में कितना हो जाता है, जो तो देख लिया पब्लिक के लिए देख लिया, स्टोर के लिए देख लिया, बैंक्स के देख लिया, तो 45 से 50 हो जाता है। 45 बैंक के लिए 45 से 50 होता है। अब देखिए रेस्टोरेंट का 50 से 55 होता है। रेस्टोरेंट जो होता है ना उसका 50 से 50, रेस्टोरेंट 50 से 55 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए वही कहा गया कि एक्सेप्टेबल इंडोर नॉइज लेवल ऑफ द क्लासरूम, एडिटोरियल, हॉस्पिटल कितना होता है, ये सब के लिए बताए थे ना, कितना होता है बताइए, 35 से 40। ओके, अब देखिए द मेथड ऑफ रिफ्यूज द डिस्पोजल इन्वॉल्विंग ब्यूरो ट्रेस ट्रेंचेज इज कॉल्ड कंपोजिटिंग कहते हैं। मेथड ऑफ रिफ्यूज द, कहने का मतलब हिंदी लिखा हुआ है, खाइयों में दफनाने वाले अवशिष्ट निपटान के विधि को क्या कहलाती है, कंपोजिटिंग। माने खाई में, वहाँ जो ब्यूरियल कहा गया है ना, खाई कहा गया, ब्यूरियल ट्रेंचेज, ब्यूरियल ट्रेंचेज मैंने खाई में जो मतलब हम निपटाते हैं मैंने डिस्पोजल को, मैंने डिस्पोजल को उसको क्या कहते हैं, कंपोजिटिंग। ब्यूरो कहेगा तो कंपोजिटिंग कहेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
ये जो अर्थमेटिकल पॉपुलेशन जो होता है ना, सॉल्यूशन अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, उससे मतलब इसमें सॉल्व किया गया है, और देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। पहले तो पॉपुलेशन जो है ना बढ़ रहा था पहले, मतलब यहाँ पढ़िए लीजिए क्वेश्चन, द सेंसस रिकॉर्ड्स इंडियन करंट पॉपुलेशन सिटी। करंट में जो कह रहा है ना वो पी नोट हो जाता है। देखिए यहाँ पी नोट बताया होगा कहीं, तो पी नोट जो फार्मूला देख लीजिए ना, कहीं भी फार्मूला लिखा गया होगा पी नोट, एक सेकंड, फार्मूला नहीं लिखा है, फार्मूला नहीं लिखा है, पी नोट प्लस एन एक्स बार हो जाता है। तो प्रेजेंट में जो है ना वही मतलब यूज होता है पहले। तो देखिए 60,000 बोला गया पॉपुलेशन है, एंड 10 ईयर से 55 हो गया, फिर 20 ईयर्स के बाद 50 हो गया, फिर 30 ईयर के बाद 45 हो गया। व्हाट विल बी द प्रोबेबल पॉपुलेशन आफ्टर द 2 डिकेट्स, मतलब 20 साल के बाद, एक डिकेट्स को 20 साल में डिकेट्स होता है, और व्हेन द कैलकुलेट द यूजिंग अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, तो उसके हिसाब से करना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा हड़बड़ाइएगा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समय, इसको पहले देखिए कि पॉपुलेशन कितना बढ़ा, और उसको बढ़ने के बाद एवरेज कर लीजिएगा, और एवरेज निकालने के बाद जितना आएगा वो रख लीजिएगा, और 2 डिकेट्स बोला है 100, और प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है 100 लिख कर फिर प्लस और मल्टीपल जितना नंबर ऑफ डिकेट हुआ से, और जितना आया वो एवरेज 100, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए द टर्मिनल इन्वॉल्विंग द स्मॉल स्फीयर फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी वेरी विस्कस फ्लूइड इनवर्सली एज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इन्वर्सली हो जाता है वेरी विस्कस फ्लूइड इन्वर्सली एज अ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इन्वर्सली होता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड का, इन्वर्सली विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, वेरी विस्कस है तो इन्वर्सली विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड का होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है ना कि फ्लोराइड जो होता है ना, जो डिफ्लोराइडेशन बोलते हैं, फ्लोराइड कंटेंट को रिमूव करते हैं, डिफ्लोराइडेशन में फ्लोराइड कंटेंट को रिमूव करते हैं। तो वही कह रहा है कि उसमें कौन कौन मेथड होता है डिफ्लोराइडेशन के लिए, माने फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए कौन कौन सा होता है। ऑब्जर्वेशन बाय द एक्टिवेटेड एल्युमिनियम, ऑब्जर्वेशन बाय एक्टिवेटेड एल्युमिनियम होता है पहला मेथड, ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्टिवेटेड एल्युमिनियम फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए। फिर नालगोंडा टेक्निक, बहुत फेमस है नालगोंडा टेक्निक, इसमें आप पूछा गया था क्वेश्चन कि नालगोंडा टेक्निक में क्या यूज करते हैं हम, तो इसमें हम यूज करते हैं लाइम को, चुनना जो होता है सो, अब एलम को यूज करता है नालगोंडा टेक्निक में। अगर फ्लोराइड रिमूव करना है नालगोंडा टेक्निक से, तो इसमें से क्या यूज करते हैं, लाइम में चुनना को यूज करते हैं, वो कैसे बोलता है एलम को, फिटकरी को यूज करते हैं। ओके, नालगोंडा टेक्निक में। अब जो में एक्टिवेटेड, इसे एक्टिवेटेड दो चीज़ उसमें होता है नालगोंडा टेक्निक में, एक एक्टिवेटेड कार्बन होता है, एक एक्टिवेटेड एलम हो जाता है। तो ठीक है, तो याद कीजिएगा कि आपको फ्लोराइड को रिमूव करना है ना, तो फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए क्या होता है, फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन होता है, एक्टिवेटेड आपको एलुमिना होता है, नालगोंडा टेक्निक होता है, आयनिक एंजोरन मेथड होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाता है। ओके, अब आगे देखिए, द एक्सेस फ्लोराइड इन वाटर रिमूव्ड यूजिंग द बीच ऑफ द मेथड एक्टिवेटेड कार्बन, हाँ इसमें एक्टिवेटेड कार्बन होता है, तो वही बोल रहा है कि फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए क्या होता है, द फ्लोराइड क्या होता है, एक्टिवेटेड कार्बन। अब देखिए आयरेशन प्रोसेस, आयरेशन प्रोसेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे आयरेशन प्रोसेस, तो आप जानते हैं कि आयरेशन प्रोसेस से ही हम रिमूव करते हैं किसको, आयरन और मैग्नीज को रिमूव करते हैं। आयरेशन में से ही मतलब इसमें जो गंध उंध नहीं देता है उसको रिमूव करने के लिए आयरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो वही देख लीजिए यहाँ पे, रिमूव द अनडाइजेरेबल गैसेस, बोले ना कि गैस जो होता है उसको रिमूव करते हैं, अनडाइजेरेबल गैसेस जनरली यूज टू ग्राउंड वाटर, इट कैन बी रिमूव द वोलेटाइल लिक्विड लाइक फेनोमेना एंड हुमिक एसिड, रिमूव द आयरन और मैग्नीज। हाँ, तब से 2 पॉइंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे गैस जो होता है ना पानी में, उसको रिमूव करने के लिए आयरेशन का यूज करते हैं, और आयरन और मैग्नीज जो होता है ना उसको भी रिमूव कर देते हैं, आयरन को और मैग्नीज को, यानी दोनों को रिमूव कर देते हैं आयरेशन से। और उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि आपको एसिडिटी बढ़ जाता है, पानी जो था ना उसको एसिडिटी बढ़ जाता है आयरेशन प्रोसेस से। ओके, अब आगे देखते हैं। हाँ, इसमें ये याद करना है ना कि दो मैंने दूसरा सेकेंडरी विधि के बाद क्या होता है, तो ट्राई थ्रेटली ट्रीटमेंट आ जाता है, वही कह रहा है, पढ़ लीजिए यहाँ पे। इन द बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एडिशन ट्रीटमेंट needed to remove suspended colloidal and dissolved constituents remaining after the conventional secondary treatment generally known ट्राइसली ट्रीटमेंट। सेकेंडरी के बाद ट्राइसली ट्रीटमेंट याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है ना कि अडॉप्टेड द वाटर ट्रीटमेंट व्हेन द देयर ईपीडेमिक लोकेलिटी, मैंने बहुत ज़्यादा एपिडेमिक मतलब बढ़ता रहे हिंदी, देखिए यहाँ पे कह रहा है एपिडेमिक में क्या होता है कि किसी स्थान पर महामारी होता है, किसी भी स्थान पे, कह रहा है ना कि द अडॉप्टेड वाटर ट्रीटमेंट, मैंने सुपर कोलरेशन जो होता है ना उसको कब वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, जब ईपीडेमिक इन लोकेलिटी, कहीं भी लोकल एरिया में चाहे कहीं भी जगह पे आपको ईपीडेमिक कंडीशन आ जाएगा, ईपीडेमिक कंडीशन रहेगा तो सुपर कोलरेशन का यूज करते हैं। और एक जगह और यूज करते हैं, ब्रेक पॉइंट के बाद हम सुपर कोलरेशन का यूज करते हैं, और ईपीडेमिक कंडीशन जब आ जाएगा कहीं पे लोकल एरिया लोकेलिटी में, तो उसके लिए हम सुपर कोलरेशन का यूज करते हैं। ओके,
आगे बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग पाइप्स आर कॉमनली यूज्ड रेजिस्ट द कोरोजन फ्रॉम H2S। माने कौन सा पाइप को H2S में का यूज करते हैं कोरोजन से बचाने के लिए? कौन सा पाइप को कॉमनली यूज होता है रेजिस्ट द कोरोजन फॉर H2S? जो H2S की वजह से जो कोरोजन होगा उसको रोकने के लिए कौन सा पाइप का यूज करते हैं? द ग्लेज्ड वायर पाइप। जो ग्लेज्ड वायर पाइप जो होता है ना उसका यूज करते हैं किससे कोरोजन से बचने के लिए? H2S से बचने के लिए ग्लेज्ड वायर पाइप का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे तीन पॉइंट है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए तो पूछा जाएगा कि सीवेज किसको बोलते हैं, स्लज किसको बोलते हैं और गार्बेज किसको बोलते हैं। तो देखिए सीवेज पढ़े होंगे बहुत से, लेकिन कहते किसको हैं? इट इज मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड लिक्विड वेस्ट। ये वाटर का और लिक्विड वेस्ट का मिक्सचर, तो वाटर जो पानी होता है उसका और लिक्विड होता है उसका भी वेस्ट होता है मिक्सचर। जनरेटेड ड्यू टू द डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द कम्युनिटीज। अपना कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है उससे ही रिलीज होता है। इट इज़ वेस्ट मटेरियल दैट कैरिड थ्रो। कहाँ से वेस्ट मटेरियल कैरिड होता है वो देखिए। सीवर फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल वर्क पैलेस। जहाँ इंडस्ट्रियल वर्क पैलेस होता है वहाँ से वी डम्प्ड और कन्वर्टेड नॉन टॉक्सिस फ्रॉम। कहने का मतलब है ना कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना वहाँ से उसके बाद अपना डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होता है ना एथी में रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह में, उसके बाद वर्क पैलेस पे, वो सबसे जो आता है ना आपको मतलब वेस्ट वाटर और लिक्विड, उसको हम सीवेज बोलते हैं। और सलज किसको बोलते हैं? तो सलज बहुत आसान है, जो किचन से अपना बाथरूम से ये सबसे निकलता है पानी ना, वाश बेसिन से। देखिए लिखल है वेस्ट वाटर लिक्विड बाथरूम किचन वाश बेसिन, ये सबसे जो आता है ना जो कलेक्ट करते हैं उसको हम सलज बोलते हैं। और गार्बेज किसको बोलते हैं? इट इज़ इंड्यूस्ड ऑल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल जो होता है ना बायोडिग्रेडेबल, उसको बोलते हैं हम गार्बेज। गार्बेज क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वाला होता है गार्बेज। देखिए वहीं पे ही कह रहा है कि किचन में तो बाथरूम में तो वाला पानी को क्या बोलते हैं? तो सलज बोलते हैं। यहाँ पे देखिए when the ratio of the flow to vertical diameter is 0.95, the maximum flow occurs in the engineering shaft। करेक्ट, इंजीनियरिंग शेफ्ट में कहना ना कि वर्टिकल डायमीटर इज कितना होगा? 0.5। वर्टिकल डायमीटर पूछ रहा है वो भी किस में? इंजीनियरिंग शेफ्ट सीवर में। करेक्ट, द रेशियो ऑफ फ्लो वर्टिकल डायमीटर इज मैक्सिमम फ्लो अकर्स। मैक्सिमम फ्लो अकर्स के लिए क्या रेशियो होता है? तो 0.95 होता है। ओके, द स्पेसिंग ऑफ सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीवेज। स्पेसिफिक ग्रेविटी सीवेज का पूछ रहा है तो कितना होगा? स्लाइटली ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज, सीवेज जो होता है ना उसका ग्रेटर देन 1 हो जाता है सीवेज का। ठीक है ना। अब देखिए द स्मॉल टाउन्स द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड सिस्टम ऑफ सीवेज पार्शियली सेपरेटेड सिस्टम। हाँ ये क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉल टाउन जो होता है ना उसमें कौन सा ज़्यादा मतलब सीवेज का यूज करते हैं? तो पार्शियली सेपरेटेड सीवेज होता है ना उसको स्मॉल टाउन्स में, स्मॉल जो टाउन्स होता है ना उसमें पार्शियली सेपरेटेड सीवेज का यूज करते हैं। देखिए अब कह रहा है कि द इफिशियंसी ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रैप विल डिपेंड अपॉन द वन ऑफ द फ्लोइंग डेप्थ ऑफ द वाटर सिल लेवल। हाँ इफिशियंसी ऑफ द इफेक्टनेस, जो इफिशियंसी जो होता है ना ट्रैप का, इफेक्टनेस का जो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको ट्रैप में, वो किस पे डिपेंड करता है? द डेप्थ ऑफ सिल लेवल पे। ट्रैप का जो इफेक्टनेस जो होता है वो डेप्थ ऑफ सिल लेवल पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। अब फ्लू ट्रैप आया गुली ट्रैप आया। जो ट्रैप पढ़े ना उसी तरह टाइप होगा ट्रैप का। तो फ्लू ट्रैप क्या होता है? अ फ्लू ट्रैप मेड कास्ट आयरन। आपका जो फ्लू ट्रैप जो होता है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो पढ़ते हैं ना उसी का नाम से याद कीजिए। फ्लू ट्रैप जो होता है कास्ट आयरन का बना रहता है और पीवीसी का बना होता है। एंड ओके, अब कह रहा है प्रोवाइड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द वेस्ट वाटर इन द हाउस। कहाँ प्रोवाइड करते हैं? तो फ्लू ट्रैप का हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आपको हाउस में आपका मतलब पानी जो होता है ना वेस्ट वाटर उसका एंट्री होता है ना, एंट्री जहाँ पे होने का डर रहता है वहाँ पे हम फ्लू ट्रैप का यूज करते हैं। किससे बना रहता है? कास्ट आयरन का बना रहता है या तो पीवीसी का बना रहता है। ओके, अगला पॉइंट, दिस ट्रैप इज ऑल्सो रिफर्स टू एज द नहानी ट्रैप। इसको मतलब फ्लू ट्रैप को हम नहानी ट्रैप में भी यूज कर सकते हैं। जनरली पैलेस्ड बाथरूम किचन सिंक्स, इसको बाथरूम में भी यूज कर सकते हैं, किचन में भी सिंक्स में भी यूज कर सकते हैं फ्लू ट्रैप का। ओके, इसको नहानी ट्रैप में भी यूज कर सकते हैं फ्लू ट्रैप का। द मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर सिल 50 mm। फ्लू ट्रैप आपसे पूछ सकता है कि वाटर सिल क्या होता है? 50 mm होता है। अब आया गुल्ली ट्रैप। तो गुल्ली ट्रैप जो था इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, यूजुअली कहाँ यूज करते हैं? स्टोनवेयर का बना हुआ होता है, कास्ट आयरन एंड कास्ट आयरन गेटिंग प्रोवाइड एट द इट्स टॉप। तो गुल्ली ट्रैप जो था ना इसका याद कीजिएगा 60 mm से 70 mm इसका हो जाता है गुल्ली ट्रैप का सिल लेवल। वाटर सिल लेवल 60 से 70 होता है। ओके ना। फ्लू ट्रैप जानते थे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, तो फ्लू ट्रैप 50 mm था, लेकिन गुल्ली ट्रैप का
गुल्ली ट्रैप में कितना है 60 से 70 होता है। गुल्ली गुल्ली ट्रैप 60 से 70 होता है। गुल्ली ट्रैप जो होता है ना, गुल्ली ट्रैप जो गुल्ली की तरह होता है ना, गुल्ली ट्रैप 60 से 70 इसका होता है गुल्ली ट्रैप का डेप्थ ऑफ सी लेवल। ओके, अब आगे चलिए। हाँ, अब आया इंटरसेप्टिंग ट्रैप। इंटरसेप्टिंग ट्रैप ये पूछा गया था। इट हैज़ द वाटर सिल अबाउट 100 mm। कहने का मतलब है कि सबसे पूछा गया था क्या क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा किसका होता है वाटर सिल लेवल, तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप का कितना, तो 100 mm होता है। तो आपसे यही पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रैप का किसका सबसे ज़्यादा होता है वाटर सिल लेवल, तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप का 100 mm होता है। इट प्रोवाइड लास्ट मेन हॉल ऑफ द हाउस ड्रेनेज सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लास्ट मेन हॉल ऑफ द हाउस ड्रेन सिस्टम में कौन सा ट्रैप प्रोवाइड करते हैं, तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप। कहाँ, तो लास्ट जो होता है ना मेन हॉल जहाँ वहाँ पे इसको हम प्रोवाइड करते हैं। लास्ट मेन हॉल ऑफ द हाउस ड्रेनेज सिस्टम, जो हाउस ड्रेनेज सिस्टम होता है ना उसका लास्ट जो होता है ना वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इंटरसेप्टिंग ट्रैप को। ओके, हाँ, और इसमें वो पॉइंट है 10 कन्वे द सीवेज फ्रॉम हाउस टू पब्लिक सीवर। मतलब हाउस से अब वो पब्लिक सीवेज में ये ट्रांसफ़र कौन करता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप कन्वे करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बैक्टीरियल विच कैन बी सर्वाइव विथ एंड विदाउट ऑक्सीजन इज नोन एज फ्लुकुलेटिव एनाएरोबिक। कहने का मतलब है कौन सा बैक्टीरिया है जो विदाउट फ्री ऑक्सीजन को माने सर्वाइव करता है, एंड विथ और विदाउट माने ऑक्सीजन के साथ भी ऑक्सीजन के बिना भी मतलब सर्वाइव करता हो, क्या है, जो फ्लुकुलेटिक एनाएरोबिक है। फ्लुकुलेटिव एनाएरोबिक बोलते हैं उसको। बैक्टीरिया विथ कैन सर्वाइव विथ एंड विदाउट फ्री ऑक्सीजन इज नोन एज फ्लोकुलेटिव एनाएरोबिक। फ्लोकुलेटिव जो एनाएरोबिक होता है ना ऑक्सीजन के साथ भी ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव करता है, कौन, फ्लोकुलेटिव एनाएरोबिक। कान खोल के सुनिए अच्छे से, कौन, फ्लोकुलेटिव एनाएरोबिक जो होता है ना वो बैक्टीरिया जो होता है ऑक्सीजन के साथ भी ऑक्सीजन के बिना भी, फ्लोकुलेटिव एनाएरोबिक। ओके, आगे बढ़िए। कह रहा है कि फ्लोकुलेटिव एनाएरोबिक बता दिया कि ऑक्सीजन के साथ भी ऑक्सीजन के बिना भी। अब फ्लोकुलेटिव एनाएरोबिक हुआ ना, अब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलिए। तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ना कैन बी सर्वाइव फ्री ऑक्सीजन एंड कैन बी ग्रो व्हेन ऑक्सीजन प्रेजेंट। मैंने कहा एरोबिक जो है ना वो एरोबिक था तो बिना ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ भी कर लिया फ्लोकुलेटिव, लेकिन एरोबिक बोलेगा तो ये बिना ऑक्सीजन के नहीं कर सकता, ऑक्सीजन का प्रेजेंट में करता है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखिए हमें ऑब्लिगेट एरोबिक। ऑब्लिगेट जो होता है ना ऑब्लिगेट एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो होता है ना ग्रो सर्वाइव ओनली अब्सेंस ऑक्सीजन। हाँ, ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑब्लिगेट एरोबिक एन एरोबिक जो होता है ऑब्लिगेट एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के अवेलेबल में ही करता है सर्वाइव। ऑब्लिगेट बिना ऑक्सीजन में। नन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मलेस एंड डॉन डू नॉट एक्सक्यूज द डिजीज। कहने के बाद इसका नन जो पैथोजेनिक होता है ना, नन पैथोजेनिक ये हार्मलेस होता है, इससे कोई डिजीज वगैरह नहीं होता है। नन पैथोजेनिक जो होता है सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नन पैथोजेनिक से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एन अंडरग्राउंड पाइप कंडक्ट सर्कुलर सेक्शन यूज टू कैरी सीवेज इज नोन एज जो सीवर। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जो मतलब सीवेज को ढो के जो ले जाता है ना उसको हम सीवर ही बोलते हैं। कैसा भी शेप हो जो सीवेज को ढो रहा है उसको सीवर बोलेंगे। आगे चलिए। द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज द ऑपरेशन विच टेक पैलेस रिमूव द डिसॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो कह रहा है ना कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसमें नहीं कह रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज द ऑपरेशन विच टेक पैलेस। कहने का मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तो रिमूव द फाइन डिसॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल। फाइन डिसॉल्व ऑर्गेनिक मटेरियल सेकेंडरी में क्या करते हैं, फाइन डिसॉल्व में होता है, सस्पेंडेड नहीं डिसॉल्व है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही करते हैं कि जो डिसॉल्व सॉलिड होता है ना उसको रिमूव करते हैं, वो भी फाइन वाला। अब देखिए कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड वॉल्यूम इक्यूपेटेड मिली लीटर बाय 1 ग्राम सॉलिड मिक्स्ड लिक्यूफायर आफ्टर द सेटलिंग 30 मिनट्स। तो उसको बोलते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। 1 ग्राम को कह रहा है मिक्स्ड इक्यूफायर आफ्टर द सेटिंग 30 मिनट्स। 1 ग्राम को 30 मिनट्स बोल रहा है तो उसको बोलते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। 1 मिनट को 30 मिनट्स बोल रहा है, 1 ग्राम को 30 मिनट। ऐसे याद कीजिए कि 1 ग्राम को 30 मिनट वाला क्वेश्चन आएगा ना तो उसको बोलेंगे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। ओके, आगे चलिए। रीसर्कुलेशन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज डन टू सप्लाई सप्लाई सीड टू एट्रेशन टैंक। कहने का मतलब रिसर्कुलेशन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज डन। एक्टिवेटेड स्लज जो प्रोसेस होता है डन होता है कब, सप्लाई सीड टू द एरेसन टैंक। सप्लाई सीड टू एरेसन टैंक उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या होता है, इसमें सीड टू एरेसन टैंक तक पढ़ाते माने ट्रांसफ़र करते हैं, सप्लाई करते हैं सीड टू एरेसन टैंक, वो भी क्यों एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। ओके,
अब आगे देखिए, क्लोरीन इज समटाइम्स यूज टू सीवेज ट्रीटमेंट टू अवॉइड द बल्किंग ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज। कहने का मतलब क्लोरीन क्यों यूज करते हैं हम, कहाँ, तो सीवेज ट्रीटमेंट में। जो होता है सीवेज ट्रीटमेंट ना, उसमें सीवेज ट्रीटमेंट में क्लोरीन क्यों यूज करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट जो सीवेज होता है उसको ट्रीटमेंट में क्लोरीन क्यों यूज करते हैं, तो अवॉइड द बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। बल्किंग जो होता है ना एक्टिवेटेड स्लज को, एक्टिवेटेड स्लज में जो बल्किंग होता है उसको रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। बल्किंग ऑफ स्लज, बल्किंग ऑफ स्लज, स्लज का जो बल्किंग होता है ना उसके लिए भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं। आगे देखिए, वाइल टेस्टिंग ऑफ सीओडी ऑफ सीवेज ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर ऑक्साइड्स बाय K2Cr2O7 द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ओके, आगे चलिए, द यूनिट ऑफ विच बोथ सेडिमेंटेशन और डाइजेशन प्रोसेस स्लज टेक पहले सिमिचुअसली इन हॉप टैंक्स, माने जिसमें सेडिमेंटेशन और डाइजेशन साथ में हो जाता है उसको इन हॉप टैंक बोलते हैं। ओके, अब आगे देखिए, व्हाट आर द मोस्ट मैनेज म्यूनसिपल वेस्ट। कहने का मतलब है मोस्ट, व्हाट इज द मेथड टू मैनेज म्यूनसिपल वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट को मैनेज करने के लिए क्या मतलब मेथड है, तो आपको जानना चाहिए कि उसको मैनेज करने के लिए दो तीन मेथड होगा तभी तो मैनेज होगा, बहुत है तो कैसे मैनेज होगा, तो दो तीन मेथड है। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन भी करते हैं, इंसिनरेशन, फिर रिकवरी भी करते हैं, कंपोजिटिंग भी करते हैं, सारे मेथड उसको मतलब मैनेज करने के लिए, इंसिनरेशन, रिकवरी, कंपोजिटिंग। ओके, आगे देखिए, हाँ ये बोल रहा है कि पल्वराइजेशन के बारे में बता रहा है, तो रिफर्स टू एक्शन ऑफ क्रशिंग और ग्राइंडिंग। जहाँ पर क्रशिंग और ग्राइंडिंग दोनों हो रहा है ना, तो वहाँ पे कुछ होता है रिफर्स पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन क्रशिंग होता है अभी, और क्रशिंग के साथ साथ क्या होता है, ग्राइंडिंग भी होता है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग भी होता है, क्रश भी करते हैं ग्राइंड भी करते हैं, वो पल्वराइजेशन में होता है। अब आगे देखिए, द मेजर कंस्टिट्यूट गैसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लैंड फिल सिल्ट, जहाँ पे लैंड फिलिंग करते हैं वहाँ पे कौन कौन सा गैस रिमूव मतलब एराइज होता है, तो उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CH4 मीथेन होता है, दोनों होता है। जहाँ पे लैंड फिलिंग करेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो होबे करेगा, लेकिन मीथेन भी होता है। ओके, एरोबिक मेथड, मैकेनिकल कंपोजिटिंग, कहने का मैंने एरोबिक मेथड है इसमें मैकेनिकल को ऐड कर दिया तो उसको वो बंगलोर मेथड बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि द एरोबिक मेथड ऑफ द मैकेनिकल कंपोजिटिंग एज प्रैक्टिस्ड इन इंडियन इज कॉल्ड, इंडियन में करा हुआ मैकेनिकल एंड एरोबिक है उसमें मैकेनिकल को ऐड किया तब बेंगलोर मेथड हो जाएगा। ओके, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल मेथड म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल फॉर द इनलैंड विलेज विथ सफिशियंट लैंड एरिया। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब लैंड जो होता है ना विलेज में वहाँ पे कंपोजिटिंग करते हैं। द फ्लोइंग मोस्ट सुटेबल म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, माने म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है ना उसको डिस्पोजल करने के लिए इन लैंड विलेज सफिशिएंट लैंड एरिया, विलेज में वो भी सफिशिएंट लैंड एरिया में, तो उसको लिए कंपोजिटिंग करते हैं, कंपोजिटिंग करते हैं। ओके ना, कौन सी करते हैं, कंपोजिटिंग, कंपोजिटिंग से होता है। आगे चलिए, द टर्म म्यूनसिपल कंपोजिटिंग तो करवे करते हैं उसमें कंपोजिटिंग करते हैं। द टर्म म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब, कहने का मतलब म्यूनसिपल जो सॉलिड होता है ना उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, क्या का उसमें होता है, वो कह रहा है कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, डिस्क्राइब कीजिए। द वेस्टेज फ्रॉम द प्राइवेट होम्स, जो प्राइवेट होम जो होता है ना घर, उससे वेस्टेज होता है वो होता है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल स्टेबलाइजमेंट्स एंड इंस्टीट्यूट से, कहना वेस्टेज फॉर प्राइवेट होम्स, प्राइवेट होम तो होबे करेगा लेकिन कॉमर्शियल स्टेबलाइजमेंट्स एंड इंस्टीट्यूट्स होगा, प्राइवेट होम होगा, कॉमर्शियल स्टेबलाइजमेंट इंस्टीट्यूट्स होगा, स्टेबलाइजमेंट इंस्टीट्यूट होगा, प्राइवेट तो होम होगा ही लेकिन कॉमर्शियल स्टेबलाइजमेंट इंस्टीट्यूट होगा। ये सब होता है आपको म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके ना, अगर भाई तो आपको मैंने कहने का मतलब मेजर द नॉइज पोल्यूशन, अगर भाई नॉइज पोल्यूशन जो हो रहा है उसको मेजर करना है तो कितना हाइट पर कीजिएगा, तो 1.2 मीटर पे। ओके, आगे देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसमें चलिए लास्ट क्वेश्चन से स्टेटमेंट्स में पूछा जा रहा है, तो इसमें पूछा गया था वो बता रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लेशन, आपका ओजोन लेयर जो डिस्प्लेशन हो रहा है ना उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है ओजोन लेयर को डिप्लेशन करने में। ठीक है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहते हैं, जो अपना वायुमंडल का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, गर्मी बढ़ रहा है ना, किसके चलते होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते होता है। ओके, और ग्लोबल वार्मिंग जानते ही किसके चलते होता है, एसिड रेन मोस्टली काउज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर। आपको पूछ रहा है कि एसिड रेन किसके चलते होता है, तो नाइट्रोजन के चलते और सल्फर के चलते होता है, नाइट्रोजन के चलते और सल्फर के चलते होता है आपको एसिड रेन, किसके चलते, नाइट्रोजन के चलते और सल्फर के चलते।
यहाँ पे एक पॉइंट जो फंसा था उसके लिए स्क्रीनशॉट किया गया था कि आप जो ओजोन लेयर जो होता है ना, वो अल्ट्रावायलेट किरण को रोकता नहीं है। हम रोकता मार दिए थे, रोकता नहीं है, वो ऑब्जर्व कर लेता है। जो अपना ओजोन लेयर है, जो अल्ट्रावायलेट जो रे आता है अपना सूर्य से, उसको रोकता नहीं है, ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, तो चलिए, लव यू, अपना कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।